विपक्ष एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गया है। विपक्ष के लोग पीएम मोदी के खिलाफ लाख भ्रमक प्रचार करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गल रही है। पीएम मोदी की नीतियों के आगे विपक्ष की चाल कामयाब नहीं हो रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम दूसरे नेता लाख भ्रमक प्रचार करें, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने भी असम चुनाव से पहले सियासी माइलेज लेने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में बेनामी संपत्ति होने का दावा किया था, लेकिन वो कानूनी पचड़े में ऐसे फंसे कि गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिसके बाद देश के अलग अलग अदालतों से झटका लगने के बाद पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पवन खेरा ने सियासी लाभ लेने के लिए ये आरोप लगाए थे, ऐसा लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पवन खेरा की चिंता कम नहीं हुई है, क्योंकि जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त लगा दी है कि पुलिस के बुलावे पर पवन खेरा को हाजिर होना होगा। ऐसे में अब पवन खेरा पुलिस पूछताछ से नहीं भाग सकेंगे और अब पवन खेरा को पुलिस को जवाब देना होगा कि उन्होंने ये फर्जी दस्तावेज कहां से लाए थे और कौन से लोग इस खेल में उनके साथ शामिल हैं। ऐसे में साफ है कि अभी पवन खेरा की चिंता कम नहीं हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शर्मा ने कहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, अंत नहीं। ऐसे में साफ है कि सीएम शर्मा भी चुप बैठने वाले नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर लंबे समय बाद पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे पहले असम पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा भागे भागे फिर रहे थे और काफी दिनों से अंडरग्राउंड थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं किया था। वहीं पवन खेरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कानून के राज को कायम रखा और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ एआईसीसी के कानूनी विभाग का भी, जिन्होंने सही समय पर और मजबूती से हस्तक्षेप किया। ये दूसरी बार है जब डॉक्टर सिंघवी और उनकी तेज तरार टीम ने असम के मुख्यमंत्री की लगातार धमकियों और दबाव के बीच मेरी आजादी की रक्षा की है। दर्शकों, सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाते वक्त पवन खेरा काफी जोश में थे, लेकिन पहले तो पवन खेरा काफी दिनों तक अंडरग्राउंड रहे और अब जमानत मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी वजह से वो जेल जाने से फिलहाल बच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यह परियोजना प्रकृति और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराधों में से एक है। वहीं केंद्र सरकार इसे भारत की सुरक्षा, समुद्री ताकत और आर्थिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी बता रही है। परियोजनाओं को लेकर जंगलों की कटाई और पर्यावरण नुकसान के दावों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर आप दर्शक मोदी सरकार के साथ है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग मोदी सरकार के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाए जाने का विरोध किया गया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का 13 अप्रैल 2026 वाला सर्कुलर ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसके लिए अलग से कोई नया आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों की नियुक्ति को वैध माना गया था। टीएमसी की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया से बाहर रखने के पीछे ठोस आधार सार्वजनिक नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल के अनुसार यदि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है तो उससे जुड़ा तथ्यात्मक डेटा सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारी के पत्र में राज्य प्रशासन पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों के तहत मतगणना सुपरवाइजर और असिस्टेंट की नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी सेवा के अधिकारियों से ही की जा सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके चलते पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसको लेकर संदीप पाठक ने कहा है कि मुझे ऐसी किसी एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है, न ही किसी पुलिस अफसर ने मुझसे इस बारे में सूचित किया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में बिताई है। भारत किसी भी पार्टी से बड़ा है।
मैं कभी भी अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, न ही किसी और को ऐसा करने दूंगा। पाठक ने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई में उनकी दहशत दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने चर्चित कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास, आप नेता सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोकसभा में बीजेपी से कह रहे थे कि लिख कर ले लो, आपको हम गुजरात में हराएंगे, इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराएगा और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लेकिन हाल ही में हुए गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। खास बात यह है कि कुल 15 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि भारी बहुमत से विजय दर्ज की है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इन 15 में से 10 महानगर पालिकाओं में आधिकारिक विपक्ष भी नहीं रहेगा। दर्शकों, आपको बता दें कि आमतौर पर महानगर पालिकाओं की सामान्य सभा के संचालन के लिए अपने नियम होते हैं, लेकिन सामान्य नियमों के अनुसार विपक्ष में बैठने के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% होना जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि केवल 5 महानगर पालिकाओं में ही कांग्रेस के पास 10% से अधिक सीटें हैं। इनमें अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर और वापी शामिल है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, नदियाद, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, मोरबी, नवसारी, मेहसाना और जामनगर महानगर पालिकाओं में कांग्रेस 10% सीट भी हासिल नहीं कर पाई है। मोरबी और पोरबंदर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सूरत, सुरेंद्रनगर और नदियाद में कांग्रेस को सिर्फ एक एक सीट मिली है। वहीं नवसारी और जामनगर में कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली है। दर्शकों, गुजरात में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है। लेकिन राहुल गांधी लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हरा देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी के एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुगली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा संविधान, एकता और भाईचारे की है, जबकि बीजेपी की विचारधारा नफरत, हिंसा और अहंकार फैलाने की है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग देश में जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। दर्शकों, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों वाले बयान पर भी कांग्रेस के लोग बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेरा और जयराम रमेश जैसे नेता अनुराग ठाकुर के बयान को शेयर कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता है। दरअसल ये मामला 2020 के दिल्ली सीएए विरोधी प्रदर्शन के विरोध में इन बीजेपी के नेताओं के बयान पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने खूब बवाल काटा था। 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कथित हेट स्पीच देने के आरोप लगे थे। वहीं ट्रायल कोर्ट ने इन केस में इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी के नेताओं को राहत मिली है। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ भ्रमक दावे और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। काम के नाम पर तो कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाकर एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत मिलना और गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से साफ है कि कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है। दर्शकों, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को शर्तों के साथ जमानत दी है। ऐसे में पवन खेरा को जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें थाना जाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पवन खेरा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी उन्हें संबंधित थाने में उपस्थित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पवन खेरा किसी भी तरह से सबूतों को प्रभावित या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के पवन खेरा देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत पर विचार करते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनका मामले के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से आगे की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि पवन खेरा के खिलाफ असम पुलिस ने मानहानि और जालसाजी का केस दर्ज किया था। दर्शकों, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पवन खेरा ने कुछ बयान अपनी पार्टी को राजनीतिक फायदा दिलाने के लिए दिए थे, यानी उनके बयान का मकसद राजनीति में बढ़त लेना हो सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस मामले में एक और अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी खेरा के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए जो संसदीय भाषा के अनुकूल नहीं थे। वहीं पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि बहुत अच्छी खबर, बधाई हो पवन खेरा, सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और हमेशा सच की तलाश करने के लिए। वहीं दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि हेमंता अपनी तहजीब और अपने शब्दों का ध्यान रखो। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और न्याय हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जुबानी जंग और बेहद तल्ख हो गई है। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिंघवी पर हमला बोला है। सीएम शर्मा ने कहा कि उन्हें किसी से भी लोकतंत्र या सार्वजनिक विमर्श पर मर्यादा की सीख लेने की जरूरत नहीं है। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि मुझे किसी से भी, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से लोकतंत्र, सार्वजनिक चर्चा या शिष्टाचार पर सीख लेने की जरूरत नहीं है। शिष्टाचार और ये दोनों कभी एक साथ एक कमरे में नहीं हो सकते। यहाँ असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर दूसरे देशों के जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अदालत देर सवेर इस बात का संज्ञान जरूर लेगी और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के इस बेशर्मी भरे काम के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, डॉक्टर सिंघवी, ऐसे मंच पर बोलना आसान होता है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद ना रहूं। इसे बहस नहीं कहते, ये तो बस एक निष्पक्ष संवाद से बचने का तरीका है जिसकी वकालत आप खुद कर रहे थे। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये तो अभी बस शुरुआत है, अंत नहीं। सत्यमेव जयते। दर्शकों, जिस तरह से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत देर सवेर इस बात का संज्ञान जरूर लेगी कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के इस बेशर्मी भरे काम के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी, उससे साफ है कि सीएम शर्मा अब इस मामले को लेकर खामोश रहने वाले नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को यह निर्देश दिया है कि पुलिस पूछताछ के लिए जब भी असम पुलिस उन्हें बुलाए तो उन्हें हाजिर होना होगा। ऐसे में अब पवन खेरा को बताना होगा कि उन्होंने जाली दस्तावेज कैसे तैयार किया और किससे लिया और उनके साथ और कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। ऐसे में अगर पवन खेरा जवाब नहीं दे पाए और पुलिस को जाली दस्तावेज को लेकर सबूत मिले तो पवन खेरा की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। वहीं पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा जो भागे भागे फिर रहे थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि असम पुलिस के बुलावे के बाद उन्हें पूछताछ के लिए असम पुलिस के पास हाजिर होना होगा और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा और फिर खेरा की जमानत के खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, जिसके बाद खेरा के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाएगा। दर्शकों, भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप को एक आधुनिक समुद्री और आर्थिक केंद्र बनाने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना पर सवाल उठा दिए थे। द्वीप
का दौरा कर जंगलों की कटाई तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। वहीं अब सरकार ने उनके सवालों के जवाब में विस्तृत जानकारी जारी की और ये कहा है कि ये परियोजना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार परियोजना का मुख्य उद्देश्य निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप को एक रणनीतिक समुद्री हब के रूप में विकसित करना है। ये परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये परियोजना विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों जैसे कि कोलंबो और सिंगापुर पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। दर्शकों को बता दें कि ये द्वीप पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से केवल 40 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है, जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। वहीं इस परियोजना के तहत यहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक आधुनिक हवाई अड्डा, पावर प्लांट और एक नई टाउनशिप बनाई जाएगी। लेकिन राहुल गांधी इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को एक घोटाला करार दिए जाने पर भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि मैं इस बयान से काफी हैरान था। इस परियोजना को समझना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए उस क्षेत्र में सैन्य रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से यह विकास बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आगे ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद हमें जलडमरू मध्य और समुद्री मार्ग की नाकेबंदी के महत्व को समझा है और इन सब के बाद ऐसा बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति में विकल्प बन सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर एलओपी राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पूर्व आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आगे ये भी कहा कि मैं इस बयान से काफी हैरान था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बंदरगाह बन जाता है तो ये मलक्का जलडमरू मध्य से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर होगा, जो चीन के 75% ऊर्जा व्यापार का मार्ग है। इससे भारत के समुद्री और हवाई मोर्चों पर प्रभुत्व को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और आदिवासी समुदाय के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को स्कैम करार देने पर रिटायर्ड मेजर जनरल पी विवेकानंद ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिटायर्ड मेजर जनरल विवेकानंद ने विस्तार से समझाया कि चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत के आसपास बंदरगाह विकसित कर भारत की समुद्री गतिशीलता को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 के बाद से ही हम ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में रुके हुए हैं। अब हमें इस क्षेत्र को तेजी से विकसित करना चाहिए ताकि हम अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके और किसी भी अनचाहे तत्व द्वारा हमारी आवाजाही पर रोक ना लगे। मेजर जनरल ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की जरूरत पर भी यहां पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर और दुबई जैसे विश्व स्तरीय बंदरगाहों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी ऐसा ही आर्थिक केंद्र विकसित करना चाहिए। वर्तमान में भारत को इस तरह के ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर अडानी या अन्य औद्योगिक समूहों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया तो इसका मतलब क्षेत्र को उन्हें बेचना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित में विकास सुनिश्चित करना है। तो देखा आपने कैसे सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत का सामरिक हथियार और राहुल गांधी कर रहे हैं विरोध। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मोदी सरकार 92,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा है। यह हिंद महासागर में भारत की ताकत का ऐलान है। ये चीन को सीधा जवाब है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बने और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने। बीजेपी ने आगे ये भी कहा कि जब देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो कांग्रेस रोड़े अटकाती है, जब भारत मजबूत होने की बात करता है तो राहुल गांधी विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर यह विरोध हो रहा है, किसके हित में है भारत की सुरक्षा को कमजोर करना। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें